अब बात करते हैं सबसे पहले अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक एरे का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। इस एरे का नाम है ARR और इसके अंदर कुछ मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1, 8, -1, 2, 5 एंड 4। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एरे में से अपना लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करके निकालना है। लार्जेस्ट एलिमेंट किसी भी एरे में फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम लगा सकती हूँ, विच इज माई लीनियर सर्च। मैं क्या करूंगी, लीनियरली सर्च करूंगी। लीनियर सर्च क्या होता था कि एक एक इंडेक्स पर जाकर देखूंगी, एक बाहर एक ग्लोबल मैक्सिमम ले लूंगी, इसको इनिशियलाइज कर दूंगी -इन्फिनिटी के साथ। क्या ये इससे बड़ा है? हाँ, ये इससे बड़ा हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर इस इंडेक्स पर जाऊंगी 8 के साथ, इसको कंपेयर करूंगी तो 8 आ जाएगा। इस इंडेक्स पर जाऊंगी, ये तो छोटा है। फिर इस इंडेक्स पर जाऊंगी, ये भी 8 से छोटा है। इस इंडेक्स पर जाऊंगी, ये भी 8 से छोटा है। फिर इस इंडेक्स पर जाऊंगी, ये भी मेरा 8 से छोटा है। तो फाइनली मुझे पता चलेगा कि मेरे एरे का जो लार्जेस्ट एलिमेंट था दैट वॉज 8। ये हो गई मेरी लीनियर सर्च की अप्रोच। अब लीनियर सर्च के अंदर वर्स्ट केस, वो मतलब सबसे गंदा केस जिसमें मुझे सबसे ज्यादा बार सर्च करना पड़ेगा, वो क्या होगा? वो ये होगा कि मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ आ जाए, मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे आ जाए। जैसे अगर इस 8 की जगह यहाँ पे 4 होता, मैंने दोनों को स्वैप कर दिया, यहाँ 4 होता और यहाँ 8 होता, तो मेरा प्रोग्राम कैसे रन करता? मेरे प्रोग्राम में सबसे पहले मैक्सिमम के अंदर -इन्फिनिटी होता। मैं यहाँ जाती तो ये 1 हो जाता, फिर यहाँ जाती तो ये 4 हो जाता, यहाँ जाती तो कोई चेंज नहीं, यहाँ जाती कोई चेंज नहीं, यहाँ जाती तो ये 5 हो जाता और यहाँ जाती तब जाकर ये 8 हो जाता। तो मैंने कितने ऑपरेशंस किए होते, मतलब कितने इंडेक्सेस पर जाकर मैंने काम किया। एक इंडेक्स पर जाकर चेक करना और मैक्सिमम को अपडेट करना इज इक्वल टू एक काम, यानी एक ऑपरेशन। तो मैंने एक ऑपरेशन किया, 2 ऑपरेशन किए, 3 ऑपरेशन किए, 4 ऑपरेशन किए, 5 ऑपरेशन किए और 6 ऑपरेशन किए। मतलब मैंने वर्स्ट केस में कितने ऑपरेशन किए? मैंने 6 टाइम्स या 6 ऑपरेशंस किए। मैंने 6 कंपैरिजंस किए मैक्सिमम के साथ। और इस एरे का साइज क्या है? इस एरे का साइज है n = 6 के बराबर। तो क्या मैं कह सकती हूं, अगर मेरे एरे का साइज 1,00,000 होता, या मेरे एरे का साइज उससे छोटा देख लेते, मेरे n की वैल्यू 1000 होती, तो मुझे कितने ऑपरेशंस करने पड़ते अपने वर्स्ट केस में? वर्स्ट केस यानी सबसे बुरे वाला केस, जिसमें मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में ही बैठा हुआ है। उस वर्स्ट केस में मैं कह सकती हूँ मुझे 1000 ऑपरेशन करने पड़ते। और अगर मेरे एरे का साइज 1,00,000 होता है, यानी 10⁵ होता, तब मुझे कितने ऑपरेशन करने पड़ते? तब मुझे 1,00,000 ऑपरेशंस या 1,00,000 कंपैरिजंस करने पड़ते। तो उसमें मुझे काफी टाइम लग रहा है। और एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये जो मेरा टाइम है, जैसे जैसे मेरे n की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब जैसे जैसे मेरे एरे का साइज बढ़ रहा है, ये टाइम कितना ज्यादा बढ़ रहा है। एरे 6 था तब तो चलो 6 ऑपरेशन थे, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। पर एरे 1,00,000 का हो गया तो 1,00,000 ऑपरेशन हो गए। तो 6 और 1,00,000 में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। तो इतना ज्यादा टाइम मेरे पास बढ़ गया है। अब मैं इस पूरी चीज की अगर समरी लिखूं तो यहां से मैंने क्या फाइंड आउट किया? यहां से मैंने ये फाइंड आउट किया कि अगर मैं लीनियर सर्च को अप्लाई करती हूं, यहां से ये चीज मैंने फाइंड आउट की कि अगर मैं लीनियर सर्च को अप्लाई करती हूं अपने लार्जेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए एरे के अंदर, तो मेरा क्या होता है, मेरा n का साइज जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, मेरे ऑपरेशंस या मेरे प्रोग्राम का टाइम भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मतलब उसी रेट से बड़ा हो रहा है, जितने मेरे एरे का साइज है उतने ही मेरे ऑपरेशंस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये कब बढ़ रहे हैं? ये मेरे वर्स्ट केस में बढ़ रहे हैं। वर्स्ट केस यानी वो केस जिसमें सबसे बुरी स्थिति हो सकती है, यानी मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट बिल्कुल लास्ट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। मान लेते हैं इस बार जो मेरा एरे है ना, वो एक सॉर्टेड एरे है। सॉर्टेड एरे कैसे है कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। अब मुझे इस सॉर्टेड एरे के अंदर अपने लार्जेस्ट एलिमेंट को सर्च करना है। तो सॉर्टेड एरे के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट को मैं कैसे सर्च करूंगी? सिंपल है, सॉर्टेड एरे है और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो हमेशा लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में होगा। तो यहां मुझे क्या करना पड़ा, यहां मुझे एक सिंपल लाइन लिखनी है कि मेरा लार्जेस्ट क्या होगा? मेरा लार्जेस्ट होगा ARR ऑफ n-1। तो यहां मुझे कितने ऑपरेशन लगे? यहां मुझे एक ऑपरेशन लगा, क्योंकि सॉर्टेड एरे के लिए मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमेशा लास्ट इंडेक्स पर एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें अगर मान लेते हैं ये तो मेरे एरे का साइज क्या हुआ, n = 8 हुआ। n = 8 में मुझे कितने ऑपरेशन लगे, मुझे कितना टाइम लगा? मैं कह सकती हूँ मुझे एक ऑपरेशन लगा। अगर मेरे एरे का साइज 1000 होता तो मुझे कितने ऑपरेशंस लगते? एरे का साइज अगर 1000 है पर वो सॉर्टेड एरे है, तब भी मुझे एक ही ऑपरेशन लगता। क्यों? क्योंकि हमेशा पता है ये लार्जेस्ट तो लास्ट में ही एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में भी मुझे
एक ही ऑपरेशन लगा। अगर मेरे एरे का साइज मैं कह दूं 1,00,000 होता तब मुझे कितने ऑपरेशंस लगते, तब भी मुझे एक ही ऑपरेशन लगता, क्योंकि अब मैं एरे कितना भी बड़ा ले लूं, अगर वो एक सॉर्टेड एरे है तो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट हमेशा लास्ट में ही एग्जिस्ट करेगा। तो क्या मैं कह सकती हूं कि यहां मुझे कांस्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, मतलब हर बार उतने ही ऑपरेशंस लगेंगे जितने मेरा, चाहे एरे का साइज छोटा हो चाहे एरे का साइज बड़ा हो, अगर सॉर्टेड एरे है तो हमेशा कांस्टेंट ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो मैंने एक केस तो देखा, मेरा केस 1, जिसके अंदर क्या हुआ, जिसके अंदर जैसे जैसे एरे का साइज n बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है, मेरा टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है यानी मेरा जो प्रोग्राम है उसके अंदर ऑपरेशंस बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली ज्यादा ऑपरेशन किसी जावा प्रोग्राम को करने पड़ेंगे, तो वो ज्यादा टाइम लेगा ना एग्जीक्यूट होने के लिए, तो मेरा टाइम बढ़ रहा है। दूसरा मैंने केस 2 देखा जिसके अंदर मेरा n तो बढ़ रहा है पर उसके बाद भी मेरा जो टाइम है वो कांस्टेंट रह रहा है, या उसमें कांस्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो यहां से मैं 2 रिलेशंस निकाल सकती हूं। मेरे केस 1 के अंदर एक रिलेशन निकलता है कि मेरा जो टाइम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय n। कैसे निकला ये, जैसे जैसे मेरा n बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टाइम बढ़ेगा। तो ऐसा सा कुछ रिलेशन निकला इन दोनों के बीच में। जब भी कोई रिलेशन आता है तो हम उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कह सकते हैं कि टाइम इज अ फंक्शन ऑफ n, यानी n की वैल्यू चेंज होने से टाइम भी चेंज होगा, तो मैथमेटिकली इसको कहा जाता है दैट टाइम इज अ फंक्शन ऑफ n। यहीं पे मैं केस 2 की बात करूं तो केस 2 में क्या मैं कह सकती हूं कि टाइम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन n, टाइम इज कांस्टेंट, या फिर टाइम इज डिपेंडेंट अपॉन समथिंग दैट इज कांस्टेंट, या कांस्टेंट ऑपरेशंस के ऊपर टाइम डिपेंड करता है, उतने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहां मैं कह सकती हूं टाइम इज नॉट अ फंक्शन ऑफ n, टाइम इंडिपेंडेंट है इनपुट साइज से। आप इनपुट साइज कितना भी बड़ा कर दो, टाइम मेरा कुछ कांस्टेंट ऑपरेशंस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। तो ये 2 केसेस आए। अब इन दोनों केसेस में अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था किसी भी एरे के अंदर, तो क्या मैं कह सकती हूं कि मेरा पहला प्रोग्राम जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी ज्यादा टाइम लेगा, और मेरा दूसरा प्रोग्राम जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी सेम टाइम लेगा। तो मेरा दूसरा प्रोग्राम हर केस में ज्यादा एफिशिएंट होगा। हर केस में मतलब उन केसेस में मेरे लिए वो केसेस मैटर करते हैं जिसमें n की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि अगर फेसबुक कोड लिख रहा है तो कैसे लोगों के लिए कोड लिखेगा, फेसबुक 10 लोगों के लिए कोड नहीं लिखता, फेसबुक 1000 लोगों के लिए भी कोड नहीं लिखता, फेसबुक मिलियंस एंड बिलियंस के लिए कोड लिखता है। तो हमें अपने प्रोग्राम को उसी माइंडसेट के साथ देखना है कि मेरे प्रोग्राम जो है बहुत ज्यादा बड़े इनपुट्स को हैंडल कर पाए, तो उसी हिसाब से मुझे कोड को लिखना है। तो जब भी हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा प्रोग्राम ज्यादा एफिशिएंट है या कौन सा प्रोग्राम कम एफिशिएंट है, उसमें हम एक चीज एनालाइज करते हैं, और उसमें हमारी अंडरलाइन कंडीशन ये होती है कि हम हमेशा बड़े इनपुट्स के लिए एनालाइज करें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम कितना एफिशिएंट है कितना नहीं हम 4 दोस्तों को चलाकर नहीं पता चलेगा, वो अगर हम बहुत सारे लोगों तक फैलाएंगे तब पता चलेगा कि कितना एफिशिएंट है कितना नहीं। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी किसी प्रोग्राम की हमें परफॉर्मेंस देखनी होती है, जब भी किसी कोड का हमें कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना होता है, तो हम वर्स्ट केस पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। वर्स्ट केस यानी जिसमें इनपुट साइज हमारा बड़ा हो। उस केस में अगर प्रोग्राम अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है तो मतलब वो अच्छा प्रोग्राम है, नहीं तो वो थोड़ा सा कम अच्छा प्रोग्राम है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा जब n बहुत ज्यादा बढ़ेगा तब भी मेरा यहाँ पे टाइम जो है कांस्टेंट सा रिलेशन रहेगा इसका, तो ये वाला जो केस 2 वाला प्रोग्राम है ये मेरा ज्यादा एफिशिएंट होगा एज कंपेयर टू लीनियर सर्च टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ से मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तरीके से थोड़ा सा रिलेशन होता है मेरे इनपुट साइज का। इनपुट साइज के हिसाब से टाइम बढ़ता रहता है। अब हो सकता है वो लीनियरली बढ़ रहा हो सकता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बढ़ रहा हो सकता है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा हो। इस सब कहने का क्या मतलब है, यहां पे जो हमने लीनियर सर्च की बात की, लीनियर सर्च में रिलेशन जो आता है वो लीनियर आता है। लीनियर का मतलब पता ही है हमें मैथ के अंदर, लीनियर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यानी यहां पर अगर इनपुट साइज मेरा थोड़ा सा बढ़ गया तो उसी प्रोपोर्शन में, उतना ही नहीं उसी प्रोपोर्शन में मेरा क्या बढ़ेगा, मेरा टाइम या मेरे ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये यहां पर आ गया तो उसी प्रोपोर्शन में चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और इस तरीके का आउटपुट होगा कि दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं वो सेम लाइन पर आकर इंटरसेक्ट करेंगे। तो जब भी स्ट्रेट लाइन आती है, फंक्शन कुछ स्ट्रेट लाइन का होता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ax + b, यानी आपने किसी स्लोप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हमारे पास कुछ कांस्टेंट आ गया, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। यहाँ पे क्या होता है y = ax + b। तो इस तरीके की अगर इक्वेशन, इस तरीके का अगर रिलेशनशिप है टाइम और इनपुट साइज में, तो फिर वो मेरा एक लीनियर
रिलेशनशिप है, लीनियर फंक्शन है, तो उस केस में मैं कहूंगी कि मेरा जो टाइम है या मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन। अभी बात करेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में कि ये बिग ओ का क्या मतलब है, पर मुझे ये तो पता ही था कि मेरा टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। टाइम इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, दिस इज नॉट ट्रू। टाइम इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। यहाँ पे लीनियर है तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन। अब यहाँ हल्का सा मैं इस चीज को समराइज कर देती हूँ। कैसे समराइज करूंगी? समराइज करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन के साथ। ब्यूटीफुल डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ स्पेस एंड टाइम टेकन अप बाय एन एल्गोरिथम, मतलब एक एल्गोरिथम या एक कोड जितना भी टाइम लेता है या जितना भी स्पेस लेता है एज द फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। इनपुट साइज से वो जिस तरीके से रिलेट करता है, मतलब टाइम का या स्पेस का जो इनपुट साइज के साथ रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को, उसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं? हम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। दिस इज नॉट द एक्चुअल टाइम टेकन। हो सकता है एक प्रोग्राम जो है वो क्या करे, हमारा जो एक एरे है n इज इक्वल टू 6 साइज का, मैं लीनियर सर्च की यहां पर बात कर रही हूं, n इज इक्वल टू 6 साइज के एरे के अंदर लीनियर सर्च अगर अप्लाई कर रहा है, फिर चाहे वो सॉर्टेड एरे भी हो, अगर ये यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर लीनियर सर्च के अंदर सॉर्टेड एरे भी हुआ, मतलब 1 2 3 4 5, तब भी मैंने लास्ट इंडेक्स देखने की जगह सीधा लीनियर सर्च लगाया, तो क्या होगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर जाकर इसको मिलेगा। पर सॉर्टेड प्रॉपर्टी को यूज करके हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ n इज इक्वल टू 6 के लिए अगर मैं किसी एरे को कंसिडर करूं, मान लेते हैं इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर इसके ऊपर लीनियर सर्च लगेगा, इसमें हो सकता है मेरे पास जो टाइम लगे वो लगे 2 मिलीसेकंड के बराबर। और अब मैं n की वैल्यू को अगर 1000 ले लूं, तो उसमें मैं बिल्कुल रैंडम टाइम ले रही हूँ, ये बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। इसमें मान लेते हैं मेरे को 100 मिलीसेकंड्स लग गए। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर इस प्रोग्राम में भी लीनियर सर्च लगा और यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 का साइज होता तब भी लीनियर सर्च लगा। टाइम तो अलग अलग है दोनों का, पर इन दोनों प्रोग्राम्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम रहेगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द एक्चुअल टाइम टेकन। कॉम्प्लेक्सिटी का ये जो टाइम इसको रन करने में लगेगा वो रियल लाइफ टाइम से कोई लेना देना नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी एक रिलेशनशिप बताता है, रियल लाइफ वैल्यू नहीं बताता, सिर्फ रिलेशनशिप या सिर्फ एक फंक्शन को बताता है। तो यहां पर लीनियर सर्च चाहे छोटे एरे पर अप्लाई हो या बड़े एरे पर अप्लाई हो, लीनियर सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू बिग O ऑफ n फॉर दिस केस, फॉर दिस केस, फॉर एनी केस लार्जर देन दिस। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो वैल्यू होती है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। इस तरीके को प्रैक्टिकली हम कभी यूज नहीं करते, ना ये प्लेसमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा होता है हमारा थ्योरेटिकल एनालिसिस, इसको हम हमेशा यूज करते हैं और प्लेसमेंट के अंदर भी हमें इसी को यूज करना है। इंटरव्यूज के अंदर जब हम नए कोड भी लिखेंगे तो इंटरव्यूअर पूछेगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, तो हम इसी तरीके को यूज कर रहे होंगे। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस बेसिकली होता है कि हमने कोई कोड लिखा है, हम क्या करें, कुछ फंक्शंस को, कुछ इनबिल्ट क्लासेस को यूज करके इसका टाइम निकाल लें। उसके बाद मैं प्लॉट करूं कि मैंने n थोड़ा सा छोटा रखा तो मेरा क्या टाइम आया, मैंने n थोड़ा सा मीडियम साइज का रखा तो मेरा क्या टाइम आया, दिस इज टाइम 1, दिस इज टाइम 2। मैंने n थोड़ा सा बड़ा रखा तो मेरा कुछ टाइम 3 आया होगा। अब इन दोनों का मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मैंने एक्चुअली कोड को चलाकर देखा कि मेरा क्या टाइम आ रहा है इनपुट साइज के हिसाब से, फिर मैंने ग्राफ प्लॉट किया, फिर मैं फाइंड आउट करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि हर बार हम अपना टाइम तो मैनेज करेंगे नहीं इनपुट साइज के हिसाब से, तो हम बात करेंगे हमेशा थ्योरेटिकल एनालिसिस की। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च की अगर मैं बात करूं तो हमेशा मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक ग्राफ की फॉर्म में भी दिखा सकती हूँ। मेरा ग्राफ में y क्या होता है, मेरे ग्राफ में y होता है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या इसको मैं ऑपरेशंस भी कह सकती हूँ। ऑपरेशंस किस हिसाब से बढ़ेंगे, ऑपरेशन अगर ज्यादा होते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होती है उस प्रोग्राम की, अनलेस एंड अनटिल वो कांस्टेंट ऑपरेशन नहीं है। मतलब ऑपरेशन अगर इनपुट साइज पे डिपेंड करेंगे तो फिर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। और यहाँ पे आता है मेरा इनपुट का साइज। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया अपने एरे के अंदर कि जैसे ही मेरे इनपुट का साइज थोड़ा छोटा था मुझे कम टाइम लग रहा था, जैसे ही मेरे इनपुट का साइज थोड़ा बढ़ जाता है मुझे क्या लगता है, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और जैसे ही मेरे इनपुट का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, दिस इज़ माय वर्स्ट केस,
वर्स्ट केस वैसे टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, मतलब आप कितना भी बड़ा एन कर दीजिए उसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मैं कह सकती हूँ ये कुछ यहाँ पर मीट करेगा, ये मेरा कुछ यहाँ पर मीट करेगा, ये मेरा कुछ यहाँ पर मीट करेगा। तो इनका अगर मुझे रिलेशनशिप निकालना है, और रिलेशनशिप इन मैथमेटिक्स इज नथिंग बट अ फंक्शन, तो इन दोनों के बीच का अगर मुझे फंक्शन निकालना है तो वो फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, और वो फंक्शन लीनियरली जा रहा होगा। लीनियरली जाने का मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा होगा, मतलब इसको भी सेम लाइन पर टच करते हुए जा रहा होगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ अगर किसी टाइम पर मेरा इनपुट साइज बहुत बड़ा हो गया, मतलब मेरा इनपुट साइज मान लेते हैं इतना बड़ा हो गया, तो यहाँ से मैं फिगर आउट कर सकती हूँ कि मेरा जो टाइम होगा वो ऑब्वियसली पुराने वाले छोटे वाले n की वैल्यू से ज़्यादा बड़ा होगा। पर जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स माय कॉम्प्लेक्सिटी। एक्चुअल टाइम टेकन क्या है? एक्चुअल टाइम टेकन तो यहाँ पे प्लॉट होगा। इनपुट साइज कहाँ है? इनपुट साइज तो यहाँ पे प्लॉट होगा, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ प्लॉट होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ग्राफ वाली लाइन है, ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या फंक्शन बन रहा है? इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में y इज इक्वल टू ax प्लस b का फंक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे y क्या था? y था मेरा टाइम। तो क्या मैं कह सकती हूँ माई टाइम इज अ रिलेशन ऑफ n प्लस बी, तो माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ऑफ n। हम क्या करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखने के लिए सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। ये b एक कॉन्स्टेंट है, ये a एक कॉन्स्टेंट है, इनपुट साइज कौन सा है? इनपुट साइज सिर्फ n है। तो मैंने क्या किया, अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं n की टर्म्स में ले आई। अभी ये हम एक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, बट अभी के लिए मैं समझ सकती हूँ कि लीनियर सर्च में क्यों लीनियर सर्च उसको कहते हैं, क्योंकि उसमें लीनियर रिलेशनशिप निकल कर आता है टाइम का इनपुट साइज के बीच में। सो दिस इज व्हाट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज। और इसके अलावा क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा दूसरा प्रोग्राम जिसमें सॉर्टेड एरे के अंदर मैं डायरेक्टली अपना लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल रही थी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट थी। कांस्टेंट यानी बिग ऑफ 1 इसको हम कह देते हैं, या बिग ऑफ k को भी हम 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा कांस्टेंट्स को इग्नोर करते हैं। सो दिस इज k मल्टीप्लाइड बाय 1, जिसमें k इग्नोर हो गया तो सिर्फ 1 रह गया। दैट इज वाई सॉर्टेड एरे के अंदर लार्जेस्ट निकालना है या स्मॉलेस्ट निकालना है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? हम कांस्टेंट के लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कांस्टेंट के लिए ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें ये है मेरी टाइम वाली लाइन, ये है मेरी इनपुट साइज वाली लाइन। दिस इज माय टाइम, दिस इज माय इनपुट साइज। क्या मैं कह सकती हूँ कि जब इस वाले केस 2 के लिए मेरा इनपुट साइज n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 का था, तो मुझे उतने ही ऑपरेशंस लग रहे थे। जब ये n इज इक्वल टू 1000 का हुआ तब भी मुझे उतने ही ऑपरेशंस लग रहे थे। जब ये n इज इक्वल टू 1 लाख का हुआ तब भी मुझे उतने ही ऑपरेशंस लग रहे थे। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ग्राफ मेरा कुछ ऐसी फॉर्म में ड्रॉ होगा। तो ग्राफ मेरा क्या होगा? ग्राफ मेरा एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू some constant value. This is not dependent upon the input size or my x. x एक्सिस के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। x एक्सिस में आप वैल्यू कितनी भी बढ़ा दो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा। दैट इज वाई यहाँ से जो रिलेशन निकल कर आता है वो ये आता है कि माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ऑफ 1। इसको हम कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, यानी जिसमें ना कोई लूप रन हो रहा है, ना कोई हम बार बार ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एन पर डिपेंडेंट, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, यानी उतनी ही ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। और अब अगर मुझे दोनों को कंपेयर करना हो तो ये तो मेरा कांस्टेंट का ग्राफ हुआ, उसके अलावा मेरा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा हो सकता है? मेरा लीनियर सर्च का ग्राफ ऐसा होगा। अब जब भी मैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करूंगी तो हो सकता है किसी छोटी वैल्यू के लिए, किसी छोटे इनपुट यानी इतने साइज के लिए मेरा जो लीनियर सर्च है वो बेटर परफॉर्म करे, और मेरा जो कांस्टेंट टाइम है वो ज्यादा टाइम ले ले, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू ही बढ़िया है एज कंपेयर टू लीनियर की वैल्यू। बट मुझे इन छोटी वैल्यूज के लिए, इन छोटे इनपुट साइजेस के लिए एनालाइज नहीं करना। मुझे किसके लिए निकालनी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ऑलवेज थिंक ऑफ द वर्स्ट टाइम, ऑफ द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस कब आएगा? वर्स्ट केस तब आएगा जब मेरा इनपुट साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी मेरा इनपुट साइज कुछ इस रेंज में लाई करेगा। इस रेंज में आप देखेंगे ये वाला तो इधर की तरफ बढ़ते चले जाएगा, पर मेरा लीनियर टाइम ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं, जैसे अगर मैं इस पॉइंट पर एनालाइज करना चाहूँ इस इनपुट साइज के लिए, तो ये मेरा एक बड़ा इनपुट साइज है। यहाँ से अगर मैं इधर एक लाइन ड्रॉ करूँ
तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कि कांस्टेंट के अंदर कितना टाइम आएगा, कांस्टेंट के अंदर तो इतना ही टाइम आ जाएगा। ये हो जाएगा कि लीनियर के अंदर कितना टाइम आएगा, लीनियर के अंदर इतना टाइम आएगा। तो ऑब्वियसली ये वाला कोड ज्यादा टाइम लेता है रन करने में, तो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। ये वाला कोड जल्दी रन कर जाएगा, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है। इसीलिए वर्स्ट केस के लिए देखते हैं, वर्स्ट केस यानी बड़े इनपुट साइजेस, और उनके लिए हमेशा हमेशा एक जो कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम या कांस्टेंट टाइम कोड होता है, दैट परफॉर्म्स बेटर एज कंपेयर टू अ लीनियर टाइम कोड। ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिग ओ नोटेशन की। अभी तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आई है उसको हम बिग ओ नोटेशन की फॉर्म में विजुअलाइज करते हैं, यानी हम लिखते हैं बिग ऑफ एन, हम लिखते हैं बिग ऑफ लॉग एन, हम लिखते हैं बिग ऑफ एन स्क्वायर। इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है उसको अभी समझेंगे। जो बिग ओ नोटेशन होता है, बिग ओ, ये हमें देता है हमारा अपर बाउंड। अपर बाउंड कहने का मतलब है कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है, आपने जो भी कोड लिखा है, उसके अंदर आपके जो टाइम और जो इनपुट साइज का फंक्शन निकल सकता है वो मैक्सिमम बिग ओ के बराबर ही निकल सकता है। यानी हो सकता है आपका प्रोग्राम कांस्टेंट टाइम में रन कर जाए, हो सकता है लीनियर टाइम में रन कर जाए, पर बिग ओ ने जो कह दिया ना उससे ज्यादा में तो रन नहीं करेगा, मतलब उससे ज्यादा फंक्शन की वैल्यू नहीं दे पाएगा, उससे ज्यादा रिलेशन नहीं होगा आपके टाइम और इनपुट साइज का। जैसे अगर मैंने कह दिया कि किसी प्रोग्राम का या किसी कोड की या किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है, तो हो सकता है किसी किसी केस में, मतलब कुछ इनपुट साइज के लिए आप एनालाइज करें कि बिग ऑफ 1 में भी कोड चल रहा है, कॉन्स्टेंट ही ऑपरेशंस लगे। हो सकता है कई केसेस में हमें पता चले बिग ऑफ एन में लीनियर टाइम में भी लग रहा है। हो सकता है किसी केस में पता चले लॉग एन में भी लग रहा है, लॉग एन की वैल्यू एन से भी छोटी होती है और एन स्क्वायर से भी छोटी हो सकती है। हो सकता है कुछ किसी किसी केस में मेरा एन लॉग एन लग रहा है और किसी केस में एन स्क्वायर ही टाइम लग रहा है, पर मुझे पता होगा कि एन क्यूब तो कभी नहीं लगेगा, या फिर वो 2 टू दी पावर n यानी एक्सपोनेंशियल तो कभी नहीं होगा। मतलब ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये मैक्सिमम अपर बाउंड है जो हमारा रिलेशनशिप हिट कर सकता है। कोड जो है उससे नीचे वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ही रन कर सकता है, उससे ऊपर वाली के साथ कभी नहीं रन कर सकता। तो ये क्या हुई, ये मेरी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। वर्स्ट केस यानी आपने प्रोग्राम के अंदर चाहे कितना भी इनएफिशिएंट आप इनपुट डाल दें, कितनी भी चीजें खराब हो जाएं, पर इस वाले रिलेशनशिप से ज्यादा टाइम हमें नहीं लग रहा होगा। ये मैंने वर्स्ट केस का आपको बता दिया। और हमेशा माइंडसेट यही बनाना होता है एज अ प्रोग्रामर्स कि हम हमेशा अपना वर्स्ट केस एनालाइज कर लें। उससे अगर जल्दी वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम खत्म हो रहा है तो वो ठीक है, पर वर्स्ट से कभी हम ऊपर नहीं जाते। इसीलिए हमेशा इंटरव्यू पूछेगा इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, तो उसका मतलब होता है वर्स्ट केस बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बिग ओ नोटेशन। वर्स्ट केस में एक प्रोग्राम किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रन कर सकता है, बिग ओ उसको विजुअलाइज करने के लिए होता है। अब मान लेते हैं कि हम एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब बिग ओ नोटेशन में किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते कैसे हैं। हो सकता है मेरा जो टाइम है, टाइम और इनपुट साइज का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है। हो सकता है इनका जो फंक्शन है वो IA n स्क्वायर प्लस BN प्लस C के बराबर। क्या मैं यहाँ पर कह सकती हूँ ये मेरा A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है और N है मेरा इनपुट साइज हमेशा की तरह। अब अगर इसे मुझे बिग ओ नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब टाइम का मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, ये तो मेरा फंक्शन हो गया। फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन ये हो गया कि माई FN, दिस इज माई टाइम का फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस बी या y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके के हम फंक्शंस बना सकते हैं उस ग्राफ से। और इस ग्राफ के फंक्शन से मैंने निकाला कि मेरा जो टाइम का फंक्शन है दैट इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। आई कैन सी माई टाइम इज अ फंक्शन ऑफ n। तो अब इस फंक्शन को मुझे अगर एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उसके लिए मुझे 2 चीजें करनी होती हैं। स्टेप 1 होता है टू इग्नोर कॉन्स्टेंट्स, यानी सारे कॉन्स्टेंट्स को मैं इग्नोर कर दूं। कॉन्स्टेंट्स को मैंने जैसे इग्नोर किया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यानी मैंने इस a को भी हटा दिया, b को भी हटा दिया, c को भी हटा दिया। अब मेरा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 होता है कि अब लार्जेस्ट टर्म को ले लो। लार्जेस्ट टर्म को ले लिया मतलब प्लस माइनस जिनके बीच में होता है वो मेरी टर्म्स होती हैं। हमने ये बिल्कुल 9th क्लास के अंदर सिखाया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब बनाना हम सीखते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं या एक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं मैथ के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं अज्यूम कर रही हूँ मैथ वाले बैकग्राउंड से, जिनको नहीं भी पता उनको बता रही हूँ कि जहां भी प्लस माइनस आ जाता है बीच में वो मेरी एक टर्म बन जाती है मैथ के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर। अब यहाँ से मेरी टर्म 1 क्या है, टर्म 1 है n स्क्वायर, टर्म 2 है n, टर्म 3 है 1। इनके अंदर सबसे लार्जेस्ट कौन सी, सबसे लार्जेस्ट है ऑब्वियसली n स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी, लार्जेस्ट टर्म को ले लूंगी। तो मेरी लार्जेस्ट टर्म यहां से आ गई n स्क्वायर
और उसके आगे लगा दिया मैंने बिग O। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई? मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई बिग O ऑफ n स्क्वायर के बराबर। तो थ्योरेटिकल तरीका क्या होता है? थ्योरेटिकल तरीका ये होता है कि हम फंक्शन निकालें कि टाइम इनपुट साइज के साथ कैसे रिलेट करता है, उसके बाद उसमें से हम फिर कांस्टेंट्स इग्नोर कर दें, लार्जेस्ट टर्म ले आए, और जो लार्जेस्ट टर्म होगी वही होगी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बराबर। अब हर बार क्या होता है, ग्राफ प्लॉट करना प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि हम ग्राफ बहुत सारे प्लॉट किए हैं जेई के टाइम पर, और बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रोसेस होता है। मुझे तो इनफैक्ट ग्राफ्स बहुत मुश्किल लगते थे, पर यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट नहीं करते। इतना ज्यादा मैथ के अंदर हम घुसेंगे नहीं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम केसेस में कुछ बहुत ही कॉमन 5-6 टाइप कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मैक्सिमम केसेस में यही आती है। कुछ अलग ही केसेस होते हैं, अलग ही क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी अलग आ जाती है, वरना 5-6 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होंगी और थोड़े टाइम बाद हमें बात करते करते बिल्कुल याद हो जाएगा कि क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी। अब जो भी हमारे केसेस होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम में यही होती है, और हम क्या करेंगे, सबको थ्योरेटिकली निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, थ्योरी से निकालेंगे कि कितने ऑपरेशन हुए, क्या इनपुट साइज आया, उसके हिसाब से थोड़ा हम इंट्यूटिवली निकालेंगे, लॉजिक बनाते हुए निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट करके ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो यहाँ से हमने समझा कि बिग O नोटेशन का मतलब क्या होता है। इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। इस बार मैं क्या कह देती हूँ, मेरा जो टाइम है दैट इज अ फंक्शन ऑफ n क्यूब। तो मैं इसमें कह सकती हूँ an क्यूब प्लस b log n प्लस सी, ऐसा कुछ फंक्शन निकला है मेरे पास। ये फंक्शन के हिसाब से सबसे पहला स्टेप करूंगी मैं, तो स्टेप 1 है इग्नोर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स इग्नोर किए तो ये होगा n क्यूब प्लस log n प्लस 1। अब दूसरा स्टेप करूंगी लार्जेस्ट टर्म। हमेशा जो मेरा log n होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू माई n क्यूब, तो मेरी लार्जेस्ट टर्म n क्यूब आ जाएगी। जब लार्जेस्ट टर्म n क्यूब आएगी तो क्या मैं कह सकती हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे इनपुट साइज का जो n वैल्यू थी उसके log n पर भी डिपेंडेंट था मेरा टाइम, पर क्योंकि लार्जेस्ट n क्यूब था तो मेरा बिग ऑफ n क्यूब आया। इसको अगर ग्राफ की फॉर्म में हल्का सा विजुलाइज करना है तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n क्यूब से, जब मेरी ऑलरेडी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है तो मैं log n वाले रिलेशनशिप को क्यों देखूं, मुझे तो वर्स्ट निकालनी है। और वर्स्ट कौन लाकर देगा? वर्स्ट लाकर देगा n क्यूब। इस n क्यूब को ये k n क्यूब भी हो सकता था, मतलब k कोई भी वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू, उससे मैं n क्यूब को मल्टीप्लाई कर लूं, दिस इज माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैं उसमें log n जैसी छोटी टर्म को, क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम टाइम लगेगा बड़े इनपुट साइज के लिए, log n की वैल्यू उतनी नहीं जाएगी, तो इसलिए मैं n क्यूब को देखूंगी। मैं कह सकती हूँ कि मेरे n क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है और मेरे log n का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। तो अगर मैं इनपुट साइज बड़ा ले लूँ, मतलब मेरा इनपुट साइज यहाँ कहीं पे आता हो, तो इसके हिसाब से अगर मैं टाइम निकालूं, ये ऊपर ऊपर जाकर इस तरीके से कहीं पे मीट कर रहा होगा, तो अगर मैं टाइम निकालूं तो मेरा ये वाला टाइम तो बहुत ही बड़ा आएगा, बट मेरा ये वाला टाइम उतना बड़ा नहीं आएगा, मतलब ये यहाँ पर कहीं पर। तो ये अगर t1 है, ये अगर t2 है, तो मैं कह सकती हूँ ये वाली जो एल्गोरिदम है, ये वाला जो टाइम आएगा log n वाला, वो बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू मेरे n क्यूब का जो टाइम आएगा। और मुझे तो वर्स्ट टाइम को ही देखना है। अब ये हो सकता है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर भी दे, पर मुझे फर्क थोड़ी पड़ता है, मुझे तो वर्स्ट वाला हमेशा निकालना है क्योंकि वो मेरे काम का है। इसीलिए मैं हमेशा लार्जेस्ट टर्म को देखूंगी जो मैक्सिमम इंपैक्ट डाल रही है, मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए यहाँ पर बिग ऑफ n क्यूब के बराबर आएगा। अब वो वाले स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा मैथ में घुसने की आदत है, ये वाला पार्ट ऑल्दो हम स्किप कर सकते हैं, इक्वेशन वाला, ये कॉलेज एग्जाम्स के हिसाब से ही मोस्टली लोग पढ़ते हैं। तो अगर आपको कॉलेज एग्जाम्स वगैरह के हिसाब से नहीं पढ़ना तो ठीक है, मतलब अगर कॉलेज के हिसाब से पढ़ना है तो थ्योरेटिकल है बिल्कुल, इसका हमारे प्लेसमेंट से कोई इतना ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है, कोई प्लेसमेंट के अंदर आपसे इक्वेशन नहीं पूछता है बिग ओ की, पर फिर भी मैं बता देती हूँ जिन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है। बाकी एल्गोरिदम्स के अंदर कॉर्मन नाम की एक बुक होती है जिसको आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी क्लासिकल बुक है, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, आप सवाल देख सकते हैं, उसके बारे में थ्योरी पढ़ सकते हैं, और भी एल्गोरिदम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं बुक पढ़ने में। नहीं तो ये इस बुक को पढ़ना भी टाइम टेकिंग होता है, आपके पास टाइम है, 1-2 साल हैं अभी कॉलेज के, तो आप पढ़ सकते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है मैथमेटिकल टर्म्स में, मैं हमेशा क्या कहती थी कि मेरा टाइम जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ n, यानी मेरा इनपुट साइज का कोई फंक्शन है मेरा टाइम। तो मैं कह सकती हूँ अगर ये मेरे टाइम की वैल्यू है fn, तो इसकी यहाँ पर कुछ एक वैल्यू आती होगी, और इसी से मैं एनालाइज करती हूँ या डिराइव करती हूँ कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ सम gn, यानी इसके अंदर भी कोई फंक्शन आता है, हो सकता है वो फंक्शन n स्क्वायर हो, यहाँ पे an स्क्वायर प्लस bn प्लस c हो और वो n स्क्वायर आ रहा हो। तो इन दोनों से मैं रिलेशनशिप निकाल सकती हूँ क्योंकि इसी से यही चीज़ डिराइव होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि माई fn इज सम बिग ऑफ gn, यानी मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट रिलेट्स टू बिग ऑफ gn।
तो मैथमेटिकली अगर मुझे बिग ओ को रिप्रेजेंट करना है तो उसका मतलब होता है Fn बाई Gn एट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी शुड बी लेस देन इंफिनिटी। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि Fn की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे मॉड ले लेते हैं। ये मेरा फॉर्मूला निकल कर आता है बिग ओ को रिप्रेजेंट करने का इन मैथमेटिकल टर्म्स। ये फॉर्मूला प्लेसमेंट में आपसे कोई नहीं पूछ रहा होगा, अगर हमें लिमिट वगैरह ज़्यादा समझ नहीं आती है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हमें अगर थ्योरेटिकली समझ में आ रहा है कि बिग ओ का मतलब क्या होता है, इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है और आगे प्रोग्राम्स की हम निकाल पाएंगे, तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जिनके कॉलेज एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनके लिए हम ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं कॉलेज एग्जाम्स के लिए, कि ये इक्वेशन निकल कर आती है जब भी हम बिग ओ की बात करते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा इंट्यूटिवली भी हम समझ सकते हैं। एन क्या है? एन मेरा इनपुट साइज है। जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसी पे कह देती हूँ। मेरे एफ एन की वैल्यू को अगर मैं एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 लिख देती हूँ, तो मैंने क्या निकाला था? मैंने ये निकाला था कि मेरा gn इज n स्क्वायर ऑलवेज। gn क्या होता था? gn होता था बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। इससे मुझे पता है कि मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी दैट विल बी बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। तो अगर यही सेम चीज मैथमेटिकली मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, यहाँ पे मैं कर दूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? इंडिविजुअली डिवाइड हो जाता है, n स्क्वायर से n स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2n से n स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, प्लस 3 से n स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 1 प्लस 2 बाई एन प्लस 3 बाई एन स्क्वायर। अब ये तो क्योंकि इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएंगे, जब भी 2 बाई इन्फिनिटी होता है, 3 बाई इन्फिनिटी होता है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। तो यहाँ पे इनको तो हटा के मैं 0 लिख सकती हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 1। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये जो मेरी फाइनल वैल्यू आई 1, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड की आई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं कह सकती हूँ 1 इज लेस देन इन्फिनिटी? ये कंडीशन तो ट्रू हो ही गई कि मेरा 1 लेस देन इन्फिनिटी के बराबर आ रहा है। और n टेंड्स टू इन्फिनिटी मैंने क्यों किया? n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस इक्वेशन के अंदर सिग्निफाई करता है कि मेरा इनपुट साइज बहुत ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया इनपुट साइज कि वो इन्फिनिटी को रीच कर रहा है। तो इसके बारे में हम थ्योरेटिकली कॉर्मेन के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं अगर हमें और जानना है। बाकी यहाँ से मैं एक ही समरी लूंगी बिग ओ नोटेशन से। बिग ओ नोटेशन का बेसिक फंडा यही है कि हमें क्या करना होता है, हर बार वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है, और इसी को हम हमेशा निकाल रहे होंगे। अब जैसे मेरी बिग ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वैसे ही बिग ओमेगा नोटेशन भी होता है। मतलब बिग ओमेगा भी एक टर्म है, नोटेशन है, जो एक तरीके की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करवाती है। प्लेसमेंट में कोई भी, इंटर्नशिप में कोई भी आपसे बिग ओमेगा नहीं पूछेगा, हमेशा बिग ओ ही पूछा जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैं चीज़ों को समझाने की और ज़्यादा जिस स्टूडेंट को इंटरेस्ट है, जिनके कॉलेज में एग्जाम्स है, ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है। अब बिग ओमेगा नोटेशन क्या कहता है? बिग ओमेगा नोटेशन मेरा लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। अपर बाउंड तो मैंने निकाल ही लिया। लोअर बाउंड क्या होता है? लोअर बाउंड यानी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरी बिग ओमेगा, ओमेगा को कैसे लिखते हैं? ओमेगा को ऐसे लिखते हैं। तो अगर मेरी किसी की बिग ओमेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, तो मेरा जो कोड होगा वो n क्यूब में भी रन कर सकता है, वो n4 में भी रन कर सकता है, वो n टू द पावर 5 में भी रन कर सकता है, पर वो कभी भी n स्क्वायर से छोटे में रन नहीं कर सकता। मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कभी भी बिग ऑफ n नहीं आ सकती, वो कांस्टेंट 1 के बराबर, मतलब वो बिग ओमेगा ऑफ 1 या बिग ओमेगा ऑफ n कभी भी नहीं आ सकती। वो कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा इसके बराबर होगी, मतलब n स्क्वायर भी आ सकती है या इससे ज़्यादा होगी। तो इसने क्या किया? बेस्ट केस में बता दिया कि आपकी मिनिमम इतनी आ सकती है, पर बाकी की जो आएगी वर्स्ट केस में या एवरेज केसेस में वो इससे ज़्यादा या इसके बराबर ही आएगी, इससे कम कभी भी नहीं आ सकती। तो हमने यहाँ पे लोअर बाउंड दे दिया। इसको मैं कैसे विजुअलाइज कर सकती हूँ? ये हो गया मेरा लोअर बाउंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, ये हो गया मेरा अपर बाउंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। लोअर बाउंड बताता है कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा इससे ऊपर 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 ही जा सकती है। अपर बाउंड बताता है कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा इससे नीचे 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 नीचे, लेफ्ट की तरफ में नीचे मान रही हूँ, नीचे ही जा सकती है। या इसको मैं फ्लिप कर दूं, अगर अपर बाउंड कहता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा इस वैल्यू से नीचे ही जाएगी, लोअर बाउंड कहता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके बराबर या इससे ऊपर ही जाएगी। अब ये तो हो गया मेरा बिग ओमेगा नोटेशन, ये भी हम निकाल सकते हैं, इसके भी अपने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, हम जाकर बुक के अंदर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कॉर्मेन नाम की बुक है, मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ, बट इसमें सिर्फ थ्योरेटिकली आप चीज़ें जाकर पढ़ सकते हैं। आपको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से और थोड़ा सा अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं, थोड़ा सा और प्रोग्रामिंग के मैथ्स के अंदर घुसना है, तब जाकर आप इसको रेफर कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं है स्पेंड करने के लिए, तो फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करें।
अगर एक्स्ट्रा टाइम है तब हम जाकर इस पर उस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक तीसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। एक होती है बिग ओ, एक होती है बिग ओमेगा, एक होती है बिग थीटा। क्या कहते हैं इसको? बिग थीटा। अब इसके बाद ये मत कहना दीदी चौथी भी होती है क्या? बस 3 ही होती है बिग में, बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा। बिग ओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सारे प्लेसमेंट इंटर्नशिप में वही पूछी जाती है। बिग ओमेगा हो सकता है आपके कॉलेज एग्जाम में है, उसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। बिग थीटा को भी कोई नहीं पूछेगा। बिग थीटा का मतलब होता है एवरेज बाउंड, यानी जिन केसेस में, जिन कोड्स के लिए, जिन एल्गोरिदम्स के लिए हमें पता चल जाए कि इसका लोअर बाउंड और इसका अपर बाउंड इक्वल हो गया है, मतलब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वही है और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वही है, उस केस में हम कह सकते हैं कि एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यही होगी, उसको हम लिख देते हैं थीटा। जिस केस में मुझे पता चल गया कि बिग ऑफ एन स्क्वायर में कोड चलता है वर्स्ट केस में और बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर में कोड चलता है बेस्ट केस में, उस केस में मैं कह सकती हूँ कि इस जो कोड है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग थीटा ऑफ एन स्क्वायर के बराबर है। बस इतना मतलब होता है। ये मेरी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं इसको हम कहते हैं बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बिग ओ विच इज माय वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इतनी ही चीजें थी सीखने के लिए। अब जैसे बिग ओ होता है वैसे ही स्मॉल ओ भी होता है। स्मॉल ओ या मेरा स्मॉल ओमेगा या मेरा स्मॉल थीटा, पर ये भी नहीं पूछे जाते प्लेसमेंट इंटर्नशिप में। बेसिकली ये होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, इस फंक्शन को आप कितना ज्यादा टाइटली एनालाइज कर सकते हैं। जितने अच्छे से अच्छे, मतलब टाइटली पैक्ड आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल पाएंगे उसको हम बिग ओ कहेंगे, और जितना लूजली हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल पाएंगे उसको हम स्मॉल ओ कहेंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे पता है कि कोई व्यक्ति है, अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि मेरा जो ह्यूमन है इसकी जो हाइट अगर मुझे एनालाइज करनी है, मान लेते हैं मुझे इस व्यक्ति की, कोई भी रैंडम इंसान है मेरे पास, उसकी मुझे हाइट एनालाइज करनी है, तो मैं कह सकती हूँ कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है वो क्या 1 किलोमीटर हो सकती है, कि 1 किलोमीटर से तो छोटा ही होगा मेरा ह्यूमन। और इसकी जो बेस्ट केस हाइट, ये मेरा वर्स्ट केस हाइट है, इसकी जो बेस्ट हाइट मैं एनालाइज कर सकती हूँ, वो कह सकती हूँ 1 मिलीमीटर हो सकती है, कि मेरा जो ह्यूमन होगा वो 1 मिलीमीटर से तो बड़ा ही होगा और 1 किलोमीटर से तो छोटा ही होगा। तो इसको मैंने कह दिया कि मैंने लूजली, मतलब पक्का पक्का मेरे को पता नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है 1 मिलीमीटर 1 किलोमीटर में, पर हाँ इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। बोला तो सच ही है पर थोड़ा सा लूज बोल दिया, मतलब बहुत बड़ी रेंज दे दी है। ये हो गया मेरा केस 1। केस 1 में मुझे किसी रैंडम व्यक्ति की हाइट बतानी थी। एक केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में मुझे क्या करना है, अपने पड़ोसी की हाइट बतानी है, जिसको मैं दिन में 2 बार देख लेती हूँ कि हाँ घूमने जाते हैं बाहर सड़क के ऊपर। तो पड़ोसी की हाइट कैसे एनालाइज करेंगे? हमें पता है अंदाजे से दूर दूर के देख के कि इसकी हाइट मैक्सिमम 6 फीट है। 6 फीट से तो छोटे छोटे ही हैं, हाँ हम कह सकते हैं 5 फीट से ऊपर है, ये 4 फीट से ऊपर है। तो ये क्या हो गया, मैंने एक छोटी रेंज दी, रेंज जो है मेरी छोटी हो गई। तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ, ये थोड़ा टाइटली पैक्ड है। ये वाली जो रेंज है थोड़ी टाइट है, मतलब काफी कम नंबर्स हैं जो इसके अंदर आ सकते हैं। इस रेंज के अंदर बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो इसको मैं कह सकती हूँ दिस इज माई टाइट बाउंड, दिस इज माई लूज बाउंड। अब जो भी हमारी बिग ओ वाली कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं वो इस रेंज में लाई करती हैं, मतलब टाइटली पैक्ड होती हैं, और जो स्मॉल ओ वाली होती हैं वो हमारी लूजली पैक्ड होती हैं। हमें क्या करना है, हमेशा टाइटली पैक्ड वाली एनालाइज करनी है, मतलब बिग ओ हमेशा एनालाइज करना है, क्योंकि वही मुझे मेरी टाइटली पैक्ड प्लस मेरी वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ला कर देगा। अब बात करते हैं कि कुछ कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं हमारे कोड्स के अंदर। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज जो हम देखेंगे कोड्स के अंदर वो इसी रेंज के अंदर लाई करेंगी। हो सकता है 3 से 4 इससे अलग भी हों, पर उसके अलावा आपको कोई अलग ही, बिल्कुल आज आपने नई ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी है, ऐसा यूजुअली क्लासिकल एल्गोरिदम्स में इतना ज्यादा नहीं होता। हाँ अगर हम खुद से कोई नया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई नया ही प्रोग्राम लिख रहे हैं, इंटरव्यूअर ने कोई बहुत ही सुंदर सा नया सा प्रॉब्लम बना के हमें दे दिया, तब जाके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी अलग हो सकती है, नहीं तो इसी की रेंज में या इसी के आसपास ही हमें दिखती है। सबसे पहली कॉमन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है कांस्टेंट टाइम की, यानी बिग ओ की। तो वो होती है हमारी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ऊपर। दूसरी कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग एन की। तो लॉग एन का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, आप देख सकते हैं लॉग एन वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वर्स देन कांस्टेंट टाइम। हाँ लॉग एन वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाकी सबसे काफी अच्छी होती है जब हम बड़े इनपुट साइजेस के लिए देखें, पर कांस्टेंट से तो हमेशा वर्स रहेगी ना बड़े इनपुट साइज के लिए। हो सकता है छोटे इनपुट साइज के लिए कांस्टेंट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वर्स हो जाए लॉग एन से, पर बड़े इनपुट साइज के लिए हमेशा कांस्टेंट टाइम विल परफॉर्म बेटर एज कंपेयर टू माई लॉग एन। तीसरी कॉमन होती है मेरी
बिग ऑफ एन, यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये होती है एक स्ट्रेट लाइन, और लॉग एन हमेशा लीनियर से बेटर परफॉर्म करता है बड़े साइजेस के लिए। चौथी होती है मेरी एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा लीनियर के ऊपर। तो लीनियर वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, दिस इज बेटर एज कंपेयर टू एन स्क्वायर फॉर बिग इनपुट साइजेस। एंड उसके बाद यहाँ पर कहीं पर मेरा एन क्यूब लाई करेगा, यहाँ पर कहीं पर मेरा एन टू द पावर 4 लाई करेगा, एंड उसके बाद आ जाता है मेरा 2 टू द पावर एन। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम मेरी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सपोनेंशियल क्यों? क्योंकि 2 का एक्सपोनेंट क्या बन गया? मेरा इनपुट साइज मेरे 2 का एक्सपोनेंट बन गया। एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बुरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और ऐसा जो प्रोग्राम होता है वो बहुत छोटे इनपुट साइजेस के लिए ही हम रन कर पाएंगे, बड़े इनपुट साइजेस के लिए नहीं रन कर पाएंगे। इसीलिए इसको बहुत बुरा माना जाता है, और ऐसे कोड्स हमें रियल इंटरव्यूज में, रियल प्लेसमेंट्स में नहीं लिखने चाहिए। अब मैं एक और स्पेशल चीज बता देती हूँ। स्पेशल चीज ये कि जो भी आज तक हम रिकर्जन के मोस्ट ऑफ द कोड्स लिखते आए हैं, या हम बैक ट्रैकिंग वाले चैप्टर के अंदर लिखेंगे, वो सारे बिग ऑफ 2 टू द पावर n में होंगे, या इसी तरीके से कोई ना कोई एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं। तो रिकर्जन बहुत सारे केसेस में एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, पर उससे डरना नहीं है। मतलब ये नहीं सोचना फिर हम इतने इनएफिशिएंट कोड्स क्यों लिख रहे हैं, उनके इंटरव्यूज में नहीं लिख पाएंगे, उनको प्लेसमेंट में यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्यों लिख रहे हैं? लॉजिक बिल्डिंग के लिए। क्योंकि आज तो हमने इनएफिशिएंट कोड लिख दिया, फिर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सीख लिया, अब हमें पता है हमारा कोड उतना एफिशिएंटली रन नहीं करता। तो अब हमें क्या करेंगे? उस कोड को हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? यूजिंग एल्गोरिथम्स। तो रिकर्जन के अंदर भी हम मेमोराइजेशन नाम की एक टेक्निक यूज करते हैं, जिसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग नाम के चैप्टर में सीखेंगे, जिससे रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के अंदर, बहुत सारे सवालों के अंदर रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी कम होके? एन स्क्वायर में भी आ जाती है कुछ कुछ केसेस में, एन में भी आ जाती है कुछ कुछ केसेस में, रिड्यूस होकर इतनी कम हो जाती है। तो एक्सपोनेंशियल में हम बहुत सारे रिकर्जन के कोड लिखते हैं, पर एक्सपोनेंशियल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन ऑफ द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसको कभी भी एक्चुअल कोडिंग कॉन्टेस्ट या एक्चुअल इंटरव्यू में हमें इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का करके नहीं आना होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में 1-2 सवाल होते हैं जिनके अंदर आपको बताया जाता है कि इस सवाल का इनपुट साइज ही बहुत छोटा है, तो वहां हमें समझ जाना चाहिए। जहां पे बहुत छोटा इनपुट साइज दिया हो ना जिस सवाल में, वहां समझ जाना चाहिए कि यहां पर एक मेजर चांस ये है कि एक्सपोनेंशियल ही लगेगा, यानी रिकर्जन यूज करना है किसी ना किसी तरीके से। तो इस तरीके से जो हमारा इनपुट साइज दिया होता है सवालों के अंदर कि आपके मैक्सिमम एरे की लेंथ इतनी ही हो सकती है, आपका जो मैक्सिमम स्ट्रिंग का साइज है वो इतना ही हो सकता है, कैरेक्टर्स आपके इतने ही हो सकते हैं, वो हमें हिंट दे देता है कि मेरे प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए, और ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे हिंट्स को कैप्चर कैसे करना है, उस हिसाब से सवाल कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लास्ट वाली वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो बहुत ज़्यादा हमने बात कर ली, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। हमें पता है कि हर प्रोग्राम को रन करने में कुछ टाइम लगता है, कुछ ऑपरेशंस वो परफॉर्म करता है, पर हर प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर किसी ना किसी मेमोरी को भी या किसी ना किसी स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। कैसे ऑक्यूपाई करता है इस स्पेस को? इस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है इन 2 फॉर्म्स। एक होता है हमारा हीप, एक होता है हमारा स्टैक। मेमोरी का एक मेमोरी हीप होता है, मेमोरी का एक मेमोरी स्टैक होता है। स्टैक के अंदर कौन सी मेमोरी जाती है? स्टैक के अंदर हमारी फंक्शन कॉल्स जाती हैं, तभी क्या बनता है? हमारा कॉल स्टैक बनता है फंक्शंस का, जिसको हमने रिकर्जन के अंदर देखा था बनाकर। दूसरी कौन सी मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकता है? हीप की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो हीप मेमोरी के अंदर हमारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम क्रिएट करते आए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो जगह एलोकेट होती है वो हीप मेमोरी के अंदर होती है। तो जैसे ही मैंने कोई नया वेरिएबल बनाया, जैसे ही मैंने किसी फंक्शन को कॉल लगाई, जैसे ही मैंने एक एरे बनाया, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, मैंने और कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया, या मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, वैसे ही क्या होता है? वैसे ही मेरे कंप्यूटर, मेरा जावा का कोड मेरे कंप्यूटर के अंदर कुछ स्पेस या कुछ मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, और इसी मेमोरी का जो ऑक्यूपाई करने का रिलेशनशिप आता है इनपुट साइज के साथ, उसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। यानी यहाँ पे भी हम पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरफ आ जाएगी वो जो स्पेस ऑक्यूपाई होती है, इस तरफ आ जाएगा मेरा इनपुट साइज। अब इनपुट साइज के हिसाब से अगर मेरी स्पेस बढ़ती ही जा रही है और लीनियरली बढ़ रही है, तो इसको मैं कह सकती हूँ कि मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन के बराबर। और अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज हो रही मेरे प्रोग्राम में, तो उसको मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो स्पेस है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसको मैं कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कह सकती हूँ। अब स्पेस जो होती है एक प्रोग्राम में 2 तरीके से यूज होती है।
पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि मेरा इनपुट ही कुछ स्पेस ले लेगा, यानी मैंने एक एरे को इनपुट कराया अपने प्रोग्राम के अंदर, इस एरे का साइज n है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एरे का साइज n है, उतनी स्पेस तो लेगा ही प्रोग्राम, उतना बड़ा एरे तो बनाएगा ही मेमोरी के अंदर। दूसरी होती है मेरी ऑक्सिलरी स्पेस। आपको याद हो तो एरेज के अंदर मैंने ऑक्सिलरी एरेज की बात की थी। ऑक्सिलरी एरे यानी टेम्पररी एरे या एक्स्ट्रा स्पेस हमने लिया था वहां पे। ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा या एडिशनल। तो अगर मैंने इनपुट साइज n पास किया और उसके अलावा भी मैंने एक टेम्पररी एरे बना लिया n ही साइज का, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि उस प्रोग्राम के अंदर इनपुट साइज की स्पेस तो n होगी, साथ में ऑक्सिलरी स्पेस भी मेरी n होगी। तो ये जो प्रोग्राम है ये एक्स्ट्रा n स्पेस को यूज करता है इन फॉर्म ऑफ अ टेम्पररी एरे। अब जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इन दोनों को मिलाकर बनती है, पर इंटरव्यूज के अंदर अगर हमसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है या इन जनरल हमें एनालाइज करनी होती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इस ऑक्सिलरी स्पेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इनपुट साइज तो इनपुट वाली स्पेस तो सब में लगेगी, कोई भी प्रोग्राम हो एरे का इनपुट तो उसको लेना ही पड़ेगा। उन केसेस में हम बात करते हैं सिर्फ ऑक्सिलरी स्पेस की, किसने एक्स्ट्रा स्पेस ली या नहीं ली। तो मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम बात कर रहे होते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, उसका मतलब होता है इंट्यूटिवली कि हम ऑक्सिलरी स्पेस की बात कर रहे हैं। इसका मैं एक एग्जांपल भी बता देती हूँ। इसका एग्जांपल ये है कि हमने मर्ज सॉर्ट को देखा था। मर्ज सॉर्ट के अंदर क्या हुआ था? मर्ज सॉर्ट के अंदर हमेशा एक टेम्पररी एरे बनता था। ये टेम्पररी एरे मेरा n साइज का बन रहा होता था हमेशा। ओरिजिनल एरे तो होता ही था। मर्ज सॉर्ट के अंदर अगर मेरा ये हाफ सॉर्ट होके आ गया और ये हाफ सॉर्ट होके आ गया, तो अब दोनों को मुझे एक टेम्पररी एरे बनाकर कंप्लीटली जोड़कर सॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑक्सिलरी मेमोरी मैंने ऑक्सिलरी स्पेस यूज की, इसीलिए मेरी जो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज बिग ऑफ n, क्योंकि मैंने n साइज का एक ऑक्सिलरी एरे यूज किया था, टेम्पररी एरे यूज किया था। वही मैं अगर क्विक सॉर्ट की बात करूं तो क्विक सॉर्ट के अंदर कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं होता, तो यहां पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज बिग ऑफ 1 के बराबर। तो इन टर्म्स ऑफ स्पेस my merge sort is worse when it is compared to quick sort। बट हाँ, टाइम की टर्म्स में ये बेटर हो जाता है, क्योंकि टाइम की टर्म्स में मैंने पढ़ा था कि मर्ज सॉर्ट की जो एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या वर्स्ट केस होती है दैट इज n log n, जबकि क्विक सॉर्ट के अंदर वर्स्ट केस में n स्क्वायर तक चले जाते हैं, एवरेज में n log n रहता है। पर हम तो मोस्टली वर्स्ट केस को ही एनालाइज करेंगे, तो फिर वर्स्ट को वर्स्ट के साथ एनालाइज करें तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट बेटर परफॉर्म कर जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो हमें देखना होता है कि मेरा टाइम प्रायोरिटी रखना है या मुझे स्पेस प्रायोरिटी रखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हमारे लिए हमारी टाइम प्रायोरिटी होती है, स्पेस उतनी प्रायोरिटी नहीं होती। टाइम यानी कितनी जल्दी मेरा प्रोग्राम मेरे लिए काम कर दे रहा है, दैट इज माय प्रायोरिटी। क्योंकि आजकल स्पेस बहुत ज़्यादा आने लगे डिवाइसेस के अंदर, तो इतना ज़्यादा स्पेस का यूटिलाइजेशन, हाँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में या आपके जो इंटरव्यूज होते हैं या हमारे कॉन्टेस्ट होते हैं, जब तक इंटरव्यूअर अलग से स्पेसिफाई करके नहीं बोलता कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी रखो, स्पेस मेरे पास कम है, तब तक हमें टाइम को प्रायोरिटी देनी है हर बार। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट हम थ्योरेटिकल एनालिसिस करने वाले हैं, यानी अब एक्चुअल कोड्स को देखकर, एक्चुअल तरीकों से थ्योरी लगाकर पूरी की पूरी हम क्या करेंगे, हम लूप के काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, हम सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, एंड उसके बाद हम रिकर्सिव प्रॉब्लम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी रिकर्जन जो प्रॉब्लम्स यूज करती है उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है उसको हम एनालाइज कर रहे होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल लूप की, कि एक लूप में अगर हमने सबसे सिंपल लूप लिखा है, एक सिंपल सामने फॉर लूप लिखा है जिसमें वैल्यू क्या है, आइटरेटर क्या है, i इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है, i की वैल्यू n तक जाती है, n को मैं क्या कह सकती हूँ, n इज माई इनपुट साइज। हो सकता है ये एरे की लेंथ हो सकता है ये मेरे स्ट्रिंग की लेंथ हो या कोई और इनपुट हो, और हर बार क्या हो रहा है, आई हो रहा है प्लस प्लस। तो सबसे सिंपल लूप जो मैं लिख सकती थी। अब इस लूप के अंदर कुछ कांस्टेंट काम हो रहा है, हो सकता है कि ये लूप कुछ ऐसा दिखता हो, फॉर लूप के अंदर सारी कंडीशंस, और इसका कांस्टेंट काम क्या हो, इसका कांस्टेंट काम हो टू प्रिंट वैल्यू ऑफ आई या फिर टू प्रिंट वैल्यू ऑफ n। ये क्या है, ये मेरा कांस्टेंट काम है। कांस्टेंट काम क्यों है, क्योंकि ये जो काम होगा इसको पता है प्रिंट करवाने में एक ही ऑपरेशन लगता है, मल्टीपल ऑपरेशंस नहीं लगते। तो यहाँ पर एक ही ऑपरेशन लग रहा होगा हमेशा। हो सकता है काम क्या हो, काम हर बार हो कि मैं प्रिंट कर दूं आई को भी प्रिंट कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, i+1 को भी प्रिंट कर रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, i+2 को भी प्रिंट कर रही हूँ। तो 3 लाइन्स लिखी हूँ इसके अंदर, ये भी मेरा कांस्टेंट काम ही होगा। कांस्टेंट क्यों होगा, बिकॉज माई बिग ऑफ 3 इज इक्वल टू माई बिग ऑफ 1।
क्यों? क्योंकि हम हमेशा कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। तो हर 3 भी 1 है, हर 5 भी 1 है, हर 10 भी 1 है, क्योंकि हम 1, 5, 10, 100 ऐसी वैल्यूज को नहीं कंसिडर करते। यहाँ हम लाखों की बात करते हैं, यहाँ हम मिलियंस की बात करते हैं, यहाँ हम बिलियंस की या ट्रिलियंस की बात करते हैं। जब भी हम इनपुट साइज को बड़ा कहते हैं तो यहाँ 100 है, 150 है, 200 है। यहाँ लूप के अंदर मैंने 50 लाइनें लिख रखी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे मेरा प्रोग्राम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो नहीं बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि एक सिंपल लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं कैसे निकालूंगी। क्या मैं मान सकती हूँ यहाँ पर बीच में मेरा कोई कांस्टेंट काम हो रहा है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी कांस्टेंट k के बराबर होगी। ये वैल्यू कांस्टेंट है, यानी ये 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, पर कांस्टेंट ही है, बड़ी नहीं है ज़्यादा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये हमेशा मेरी लेस देन n रहती है। तो मैं एक सिंपल लूप के लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालती हूँ? मैं एनालाइज करती हूँ कि ऑपरेशंस कितने लगे, मतलब कितने ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और ऑपरेशंस कितने परफॉर्म होंगे जितनी बार मेरा लूप रन करेगा। तो मैं ये देख लेती हूँ मेरा लूप कितनी बार रन करेगा। ये लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगा? ये सबसे पहले रन करेगा फॉर i इज इक्वल टू 0। i इज इक्वल टू 0 के लिए k ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। फिर इस i की वैल्यू अपडेट होकर 1 हो जाएगी। i की वैल्यू 0 थी, उसने कुछ कांस्टेंट काम किया, फिर i की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई। अब i की वैल्यू अपडेट हो गई तो दोबारा से कांस्टेंट काम करना पड़ेगा, तो दोबारा से k काम करना पड़ेगा, फिर दोबारा अपडेट होकर i 2 हो जाएगा, दोबारा से k काम, i की वैल्यू फिर 3 हो जाएगी, दोबारा से k काम। ऐसे ऐसे होते होते एक पॉइंट आएगा जब मेरे i की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी, n-1 के बराबर हो जाएगी। ये मेरा लास्ट लूप का रन होगा। तो इस केस में भी k काम करना पड़ेगा, फिर i की वैल्यू n हो जाएगी और हम लूप से कर जाएंगे ब्रेक। तो ये लूप कितनी बार चला? ये लूप चला 0 से लेकर n-1 तक, और हर बार मैंने कितना काम किया? हर बार मैंने k काम किया। तो अगर एक बार लूप रन करता है तो k काम होता है, 2 बार रन करता है तो 2k काम होता है, 3 बार रन करता है तो 3k काम होता है, 4 बार रन करता है तो 4k काम होता है। तो मेरा कितना काम हुआ? मेरा जो काम हुआ दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई k। 0 से n-1 n टाइम्स होता है और 1 से n टाइम्स होता है। तो ये लूप मेरा 0 से चाहे n-1 जाता है, चाहे 1 से n जाता है, दोनों का मतलब सेम ही है। 2 से n+1 जाना, 3 से n+2 जाना, सबके अंदर क्या हो रहा है? n के बराबर मेरा लूप चल रहा है। तो n के बराबर अगर लूप चलेगा और हर बार लूप चल के कितना काम करवाएगा? हर बार लूप चल के k टाइम्स काम करवाएगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी बिग ऑफ n इंटू k। अब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रूल्स क्या कहते थे? मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रूल्स कहते थे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पहले तो कांस्टेंट को इग्नोर कर दो। तो क्या होगा? कांस्टेंट को इग्नोर करके आएगा बिग ऑफ n, क्योंकि k मेरा कांस्टेंट है। दूसरा था सबसे बड़ा हमें टर्म लेना है, तो सबसे बड़ा टर्म तो एक ही टर्म है मेरे पास n। तो मेरी जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इस सिंपल लूप की दैट विल बी बिग ऑफ n, यानी ये लूप मेरा लीनियर टाइम में रन करेगा। एंड आप सोच भी सकते हैं कि यही सेम लूप हम लिखते हैं जब भी हम लीनियर सर्च की बात करते हैं। लीनियर सर्च के लिए जो फॉर लूप लिखा जाता है उसका आउटर लूप, मतलब उसका जो लूप होता है वो कुछ ऐसा ही दिखता है। दैट इज वाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस नेस्टेड लूप की। इस नेस्टेड लूप के अंदर सबसे पहले तो मुझे एनालाइज करना है कि मेरे पास लूप्स कितने हैं। मेरे पास 2 लूप्स हैं। ये है मेरा आउटर लूप, ये है मेरा इनर लूप। आउटर लूप के अंदर मेरे पास आइटरेटर i है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही है और हर बार i प्लस प्लस हो रहा है, यानी एक ऑपरेशन होगा, फिर दूसरा ऑपरेशन होगा, फिर तीसरा ऑपरेशन होगा। फिर है मेरा इनर लूप जिसमें j है। j की वैल्यू शुरू तो i+1 से हो रही है और कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है, और हर बार क्या होगा? कुछ कांस्टेंट काम अंदर चल रहा है। तो मान लेते हैं जो कांस्टेंट काम अंदर चल रहा है ये तो k चल रहा है, और मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी नेस्टेड लूप के लिए वो कितनी आएगी? जितनी बार मेरा टोटल वर्क परफॉर्म होता है। अब एनालाइज करते हैं कि टोटल वर्क कैसे होगा। मैं अगर n को ले लूं 3 के बराबर, तो क्या मैं कह सकती हूँ सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी। i की वैल्यू 0 होगी तो j की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? j की वैल्यू 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? n तक जाएगी, यानी 3 तक जाएगी। उसके बाद i की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी। ये फर्स्ट लाइन मैंने कैसे लिखी? i की वैल्यू सबसे 0 है, उसके लिए j इनिशियलाइज होगा 0+1 यानी 1 के साथ, तो j की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक मैं कह सकती हूँ जाएगी। यहाँ 3 की जगह 2 आ जाएगा बस। फिर i की वैल्यू अपडेट होकर i+1 हो जाएगी और j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 2 से लेकर 2 तक। फिर मेरे i की वैल्यू 2 हो जाएगी और j की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी? j की वैल्यू 3 से लेकर 2 तक जाएगी, पर ये क्या हो गया? नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो मतलब यहाँ पर मेरा इनर लूप एक भी बार रन नहीं करेगा। उसके बाद i की वैल्यू 3 हो जाएगी। i की वैल्यू जैसे ही 3 हुई हम कर गए लूप से ब्रेक।
तो मेरा लूप कितनी बार चला, मेरा टोटल जो काम हुआ वो कितनी बार हुआ। मेरे टोटल काम में सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, ये देख लूंगी कि i इज इक्वल टू 0 के लिए इनर लूप कितनी बार चला। ये लूप चला 2 टाइम्स। i इज इक्वल टू 1 के लिए ये लूप चला 1 टाइम। i इज इक्वल टू 2 के लिए लूप चला 0 टाइम्स। यहाँ 2 से लेकर मैं 2 तक गई तो एक ही बार लूप चला होगा 1 टाइम। 1 से लेकर 2 तक गई तो एक ही बार लूप चला होगा 2 टाइम्स। तो मेरे कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, मेरे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हुए दैट इज 2 + 1 + 0 इज इक्वल टू 3 ऑपरेशंस। यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरा जो टोटल काम है वो सिर्फ मेरे इनर लूप की वजह से ही हो रहा है। आउटर लूप की तो ठीक है, वैल्यू अपडेट हो रही है, अपडेट हो रही है, अपडेट हो रही है, पर इनर लूप के अंदर जो टोटल काम है अगर मैं उसी को ऐड कर दूं तो उतने ही तो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो मेरे जो नेस्टेड लूप्स हैं उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मैं 2 तरीके से निकालती हूँ। एक तो मेरा तरीका होता है कि मैं देख लूं कि मेरा आउटर लूप वर्स्ट केस में कितनी बार चलेगा और फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं मेरा इनर लूप वर्स्ट केस में कितनी बार चलेगा। पर हमेशा ये सही आंसर नहीं देती। तो उन केसेस के लिए मुझे, ये तो सबसे इजीएस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का और सबसे फास्ट तरीका होता है, बट हमेशा इससे सही आंसर निकल कर नहीं आता क्योंकि कुछ कुछ केसेस में ना एक छोटी सी ट्रिक होती है। अब जो दूसरे सही तरीका सबसे ये होता है कि मैं टोटल ऑपरेशंस को देखूं या टोटल में रन्स देखूं कि कितनी बार मेरा प्रोग्राम रन करेगा। ये जो कितनी बार प्रोग्राम रन करेगा इसको मैंने निकाल लिया तो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। यहाँ से मैंने एक पैटर्न निकाला अपने नेस्टेड लूप के बारे में। क्या पैटर्न निकाला कि जब मेरे i की वैल्यू 0 होती है तब मेरा प्रोग्राम कितनी बार रन करता है, n-1 टाइम्स। i की वैल्यू 1 है तो n-2 टाइम्स, i की वैल्यू 2 है तो n-3 टाइम्स। यही पैटर्न सेम मैंने ऑब्जर्व किया है। नीचे 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 जाते जाते जैसे कि i की वैल्यू n-1 हो जाएगी, मेरा कोड कितनी बार रन करेगा, कोड रन करेगा 0 टाइम्स। और मेरा काम कैसे निकलेगा, मेरा काम निकलेगा इन सब को ऐड करके, क्योंकि असली काम तो इनर लूप ही परफॉर्म कर रहा है। तो इनर लूप के अंदर अगर मैं ऐड कर दूं n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस इसको मैं लेके चले जाऊं 1 + 0 तक, इसको अगर मैं उल्टा कैलकुलेट करूं तो क्या मैं कह सकती हूँ ये मेरी एपी बन गई है। एपी कैसे, 0 + 1 + 2 + 3 टिल माई n-1। तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा, अगर यहाँ 0 से n का सम क्या होता है, n × n + 1/2। यहाँ सम निकाल देंगे 0 से n-1 का, विच विल बी n × n-1/2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n² - n/2 के बराबर। यानी मेरा कितने ऑपरेशंस या कितना काम परफॉर्म हो रहा है, बिग ऑफ n²/2 - n/2 के बराबर। क्या मैं कह सकती हूँ बिगो में तो कांस्टेंट इग्नोर हो जाते हैं, तो ये इग्नोर हो गया, ये इग्नोर हो गया। अब लार्जेस्ट टर्म ले आओ, तो लार्जेस्ट टर्म लाते ही मेरा n भी इग्नोर हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास बिग ऑफ n² के बराबर। तो नेस्टेड लूप, ये वाला जो नेस्टेड लूप है इसमें कितना काम हुआ, इसमें काम हुआ बिग ऑफ n² के बराबर। और मैंने इस काम को निकाला कैसे, मैंने इस काम को ऐसे निकाला कि मैंने टोटल जो काम हो रहा था मेरे लूप के अंदर मैंने उसको एनालाइज कर लिया। हर बार मैंने देखा कि मेरा अंदर वाला लूप कितनी बार चल रहा है। i = 1 के लिए इतनी बार चलेगा, 2 के लिए इतनी बार चलेगा, इतनी बार, और फिर इन सारी बारियों को मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो k है इसको मैंने कंप्लीटली यहाँ इग्नोर ही कर दिया है। हम चाहते तो इसको ऐड भी कर सकते थे। कैसे ऐड करते, इसको हम इस चीज से मल्टीप्लाई कर सकते थे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि इतनी बार लूप रन हो रहा है और फिर के काम कर रहा है, इतनी बार लूप रन हो रहा है फिर के काम कर रहा है, तो इतनी बार लूप रन होता और के काम करता, फिर इसको भी मैं के से मल्टीप्लाई कर देती, पर क्या होता, कांस्टेंट तो इग्नोर हो जाते हैं, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ n² के बराबर आएगी। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट नेस्टेड लूप की। इसके अंदर भी कुछ कांस्टेंट काम परफॉर्म हो रहा है, तो अंदर k के बराबर काम परफॉर्म हो रहा है। बाहर वाला लूप कितनी बार रन कर रहा है, बाहर वाले लूप में i की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही है या n-1 तक जा रही है, तो ये कितनी बार n टाइम्स रन कर रहा है। अंदर वाले लूप की वैल्यू किस तरीके से जा रही है, अंदर वाले लूप की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर i-1 तक जाएगी, क्योंकि यहाँ लेस देन i है तो i-1, लेस देन n है तो n-1। तो क्या मैं कह सकती हूँ i = 0 के लिए कितने ऑपरेशंस या कितना काम होगा, मेरा j जो है वो जाएगा 0 से लेकर -1 तक। तो ये तो कंडीशन गलत हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा लूप कितनी बार रन करेगा, 0 टाइम्स रन करेगा। क्या मैं कह सकती हूँ i = 1 के लिए मेरे j की वैल्यू 0 से लेकर 0 तक जाएगी, तो मेरा लूप एक बार काम करेगा और हर बार मैं क्या काम करूंगी, लूप में k काम करूंगी। तो इस एक सिंगल टर्न के अंदर, इस एक सिंगल आइटरेशन के अंदर कितना काम हुआ, इस आइटरेशन के अंदर मेरा जो आउटर लूप है वो i = 1 है तो एक ही बार चला। इनर लूप कितनी बार चला, इनर लूप 0 से लेकर 0 यानी एक बार चला, और इनटू k, तो मैंने कितना काम किया,
k काम किया मैंने इस सिंगल आइटरेशन के अंदर। अब मैं नेक्स्ट आइटरेशन देख लेती हूँ। i इज इक्वल टू 2 के लिए मेरा लूप 0 से लेकर 1 तक जाएगा, यानी 2 बार रन करेगा, हर बार k टाइम करूंगी, तो टोटल काम कितना होगा? टोटल काम होगा मेरा 2k के बराबर। i इज इक्वल टू 3 के लिए मेरा लूप j इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक जाएगा, तो मेरा लूप 3 बार काम करेगा। कितना काम करेगा? k काम। टोटल काम कितना? 3 इंटू k, दैट इज 3k। i इज इक्वल टू 4 के लिए मेरा लूप j इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक जाएगा, 4 बार रन करेगा, हर बार काम k करूंगी, 4 बार k काम हुआ तो कितना काम? 4k। i इज इक्वल टू 5 के लिए मेरा लूप j इज इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक जाएगा, यानी 5 बार रन करेगा इनर लूप, हर बार k काम होगा, तो टोटल कितना काम हुआ? दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस विच इज 5k। तो क्या मैं कह सकती हूँ जैसे ही मैं i इज इक्वल टू n-1 के लिए आऊंगी तो मेरा लूप कितनी बार रन करेगा? 0 से लेकर n-1 तक, हर बार कितना काम हुआ? n-1 के बराबर। यहाँ पे आ गया k, दिस इज n-1k। इस तरीके से मेरी जो लूप की वर्किंग है वो चलती रहेगी। तो यहां से क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो टोटल काम होगा वो सारा इन सारे कामों को ऐड कर करके आ जाएगा। तो मैं k को ऐड कर दूंगी 2k के साथ, 3k के साथ, 4k के साथ, और इसको ऐड करते करते मैं n-1k तक ले आई। k को बाहर निकाल लूं तो दिस इज AP 1 + 2 + 3 + 4 टिल n-1। AP का सम क्या होता है? n इंटू n-1/2 इसका सम हो जाएगा, क्योंकि n-1 तक जा रही है, n तक नहीं जा रही। This will be basically equal to kn² / 2 minus kn/2। तो ये अब यहां से अगर मैं इस सब को मिटा दूं तो यहां मैं लिख सकती हूं, अगर मुझे इसको बिग ओ में कन्वर्ट करना हुआ तो दिस विल बी बिग ऑफ kn² / 2 minus kn/2। इसमें से कांस्टेंट इग्नोर किए तो ये हो गया n² माइनस n, और इसमें से सबसे लार्जेस्ट टर्म निकाली तो ये हो गया बिग ऑफ n²। सो दिस इज माय फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस लूप विच इज n²। और मोस्टली जो हमारे लूप्स होते हैं स्पेशली पैटर्न्स के लिए, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² ही आती है। यहाँ पे होमवर्क प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे जो पैटर्न वाले सवाल थे उनके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम एनालाइज करें तो वो मोस्टली केसेस में n² आएगी, ऑल्दो आपको 1-2 की खुद से जाकर करनी है। मैं तो आपको बोलूंगी सबसे पहले तो ऐसा कोई पिरामिड शेप का पैटर्न होगा उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करनी है। उसके बाद डिफिकल्ट सवाल चाहिए तो डायमंड पैटर्न की एनालाइज कर लो, नहीं तो हमारा जो बटरफ्लाई पैटर्न था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेंगे अगर हम, तो हमें लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत क्लियर हो जाएगी। अब हर बार हमें ये लूप को लिख लिख कर नहीं देखना कि कितना टाइम निकल रहा है कितना नहीं, इसको हमें थोड़ा सा इंट्यूटिवली सोचना है। इंट्यूटिवली कैसे सोचते हैं? इंट्यूटिवली ऐसे सोचते हैं कि आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। आउटर लूप i इज इक्वल टू 0 से n टाइम्स चल रहा है। इनर लूप कहाँ से कहाँ तक? इनर लूप हर बार 0 से लेकर मेरा i तक जा रहा है। तो क्या मैं कह सकती हूँ पहली बार जाएगा तो 0 काम होगा, दूसरी बार जाएगा तो 1 काम होगा, तीसरी बार जाएगा तो 2 काम होगा। इस तरीके से कितनी बार जा रहा होगा? n-1 टाइम्स जा रहा होगा। n-1 तो ये मेरी AP की पूरी सीरीज बन रही है, इसका मुझे सम निकालना है। मुझे पता है इसका सम n² से रिलेट करके आता है, AP का सम हमेशा, तो ये हो जाएगा बिग ऑफ n²। इस तरीके का प्रोसेस चलना चाहिए हमारे दिमाग में। हर बार हमें पूरे के पूरे जो इनर वर्किंग है उसको लिखकर नहीं देखना है। नेक्स्ट अब एक बहुत बढ़िया सा सवाल करते हैं, ये है हमारा नेस्टेड लूप 3। इसमें क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें कोई k कांस्टेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू n से बहुत छोटी है, मतलब k कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू n से बहुत छोटी है। इसमें आउटर लूप क्या कर रहा है? i इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है, i लेस देन n तक जाता है, मतलब n टाइम्स आउटर लूप रन कर रहा है, और हर बार i की वैल्यू i प्लस k के बराबर हो रही है। इससे पहले हमने क्या देखा? i प्लस प्लस देखा। इस बार क्या देख रहे हैं? i इज इक्वल टू i प्लस k। हर बार मेरा जो i है वो i प्लस 1 होता था, इस बार i जो है i प्लस k के बराबर हो रहा है। इनर लूप में क्या हो रहा है? इनर लूप में j की वैल्यू i प्लस 1 से शुरू हो रही है, और हर बार ये वैल्यू कहाँ तक जाती है? किसी कांस्टेंट k तक जाती है, और हर बार हम करते हैं j प्लस प्लस, और हर बार लूप के अंदर कुछ p कांस्टेंट वर्क परफॉर्म होता है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैं क्या एग्जाम्पल लूंगी? मैं अपने n को अज्यूम कर लेती हूँ कि n की वैल्यू तो 50 दी हुई है, और मेरे जो k की वैल्यू है उसकी वैल्यू मुझे 5 दी हुई है। ये मैंने एग्जाम्पल अज्यूम किया है, इससे हम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा आउटर लूप बता रहा है मेरे जावा को कि उसको 0 से लेकर 50 तक जाना है। तो अगर एक लाइन की फॉर्म में मैं विजुअलाइज करूं तो ये अगर मेरा i इज इक्वल टू 0 है तो i 0 से लेकर 49, या इसको टोटल लेंथ को क्या कह सकते हैं? इसको 50 कह सकते हैं। 0 से लेकर 50 तक जाने की कोशिश कर रहा है। इस बार i क्या कर रहा है? इस बार i जंप्स ले रहा है। ये जो जंप है ये
1 वाले जंप से बड़ा था। अगर यहाँ पर i प्लस प्लस होता तो i कैसे जंप लेता, यहाँ 0 था तो 1 हो जाता, 1 था तो 2 हो जाता, 2 था तो 3 हो जाता, 3 था तो 4 हो जाता। पर इस बार i बड़े जंप ले रहा है। कितने जंप ले रहा है, k के बराबर जंप ले रहा है। तो यहाँ 0 में 5 प्लस होगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, या 15 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। इस तरीके से जंप लेते लेते हम 50 तक जा रहे होंगे। तो हर बार क्या हो रहा है, आउटर लूप क्या कर रहा है, 0 से लेकर 50 तक जाने की कोशिश कर रहा है और हर बार 5 का एक जंप ले रहा है। और इनर लूप क्या करता है, इनर लूप की वैल्यू i प्लस 1 से शुरू होती है और k तक जाती है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जब i की वैल्यू 0 है तो मेरा इनर लूप क्या करेगा, 1 से शुरू होगा, मतलब यहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 5 तक। तो हर बार जो मेरा इनर लूप है वो इस डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करते रहता है। तो क्या हो रहा है, बाहर वाला लूप अगर जंप लेता है तो अंदर वाला लूप हमेशा इस डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करता है। कहां से कहां तक जाके, वो जाता है i प्लस 1 से शुरू होता है और मेरी k वैल्यू तक जाता है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि यहाँ i प्लस 1 नहीं 0 होता, तो हर बार मेरा इनर लूप कहां से कहां तक जाता, 0 से k जाता, 0 से k जाता, 0 से k जाता, 0 से k जाता। कोई भी लूप जब 0 से k जाता है तो कितने स्टेप्स लगते हैं, उसको k स्टेप्स लगते हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ हर बार जैसे ही मेरा अंदर वाला लूप 0 से k जा रहा है तो क्या कर रही हूं मैं, इस वाले डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश कर रही हूं। i यहां पर है तो मैं 0 से k चली गई तो i जंप करके यहां आ गया, फिर मैं j की वैल्यू 0 से k तक गई तो यहां आ गया, तो ये आई जहां जंप करके आ गया। फिर दोबारा 0 से k स्टेप्स लिए तो ये यहां आ गया, फिर दोबारा 0 से k स्टेप्स लिए तो ये यहां आ गया। तो इस तरीके से j जो है बीच वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है और i मेरा बड़े जंप्स ले रहा है। तो अब फाइनल जब आउटपुट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि फाइनली काम मैंने कितना किया। बाहर वाला जो लूप है उसने कितने जंप लिए, बाहर वाले लूप ने जंप लिए n डिवाइडेड बाय k के बराबर, यानी बाहर वाले लूप ने n डिवाइडेड बाय k ऑपरेशंस किए। कैसे किए, क्योंकि इसको जाना था 0 से लेकर n तक, इसने क्या किया, k के जंप्स ले लिए, शॉर्टकट ले लिया। अगर मुझे 0 से 10 तक जाना है और हर बार मैं क्या करती हूँ 5 का जंप ले लेती हूँ, तो कितने जंप में पहुंच जाऊंगी, 1 जंप, 2 जंप। तो क्या हो गई वैल्यू हो गई 10 डिवाइडेड बाय 5, यानी मेरा n डिवाइडेड बाय k विच इज इक्वल टू 2। अगर मुझे 0 से लेकर 15 तक जाना है और 5 का मैं जंप ले सकती हूँ तो 1, 2, 3 जंप में पहुंच जाऊंगी, यानी 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज n डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 3। तो उसी सेम लॉजिक के हिसाब से अगर मुझे 0 से n तक जाना है और मैं k जंप्स ले सकती हूँ तो बाहर वाला लूप कितने जंप्स, कितने ऑपरेशंस करेगा, n बाय k। अंदर वाला लूप कितना काम कर रहा है, अंदर वाला लूप 0 से k के लिए हर बार क्या कर रहा है, k जंप्स ले रहा है। तो हर बार मैं कह सकती हूँ अंदर वाला लूप k टाइम्स काम कर रहा है। तो बाहर वाले लूप का काम मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले लूप का काम, हर बार ये कितना काम कर रहा है, हर बार n बाय k के बराबर काम कर रहा है। दिस इज n बाय k, फिर इसने दोबारा n बाय k का काम किया, दोबारा n बाय k का, दोबारा n बाय k का, दोबारा n बाय k का। तो दिस बाहर वाला मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाला, ये मुझे क्या वैल्यू दे देगा, ये मुझे दे देगा बिग ऑफ n बाय k मल्टीप्लाइड बाय k। और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाइड बाय p भी लिख सकती हूँ क्योंकि हर बार लूप के अंदर काम क्या हो रहा है, p का। अब मुझे क्या करना है, ये इस k से ये वाला k कट जाएगा, बिग ऑफ np मेरे पास काम आ जाएगा। और क्योंकि p मेरा क्या होता है, मेरा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को तो इग्नोर करते हैं, तो बिग ऑफ n मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे 2 लूप्स हैं और ये नेस्टेड लूप्स है। तो यहाँ पहली बार जब हम इस सवाल को देखते हैं ना, मुझे लगता है n स्क्वायर का काम हो रहा है, लेकिन हर बार यहाँ काम कितना हो रहा है, लीनियर काम हो रहा है। क्यों लीनियर काम हो रहा है, क्योंकि मुझे जाना तो हमेशा 0 से लेकर n तक है, पर मेरा बाहर वाला लूप जंप्स ले लेता है और अंदर वाला लूप इस छोटे डिस्टेंस को फिर कवर करता रहता है। ये तो मैंने बात बताई 0 से k तक की। यहाँ पे अगर ओरिजिनल पे आ जाएं, यानी j की वैल्यू i प्लस 1 से शुरू हो, तो क्या मैं कह सकती हूँ i प्लस 1 हमेशा 0 से तो बड़ा ही होता है। तो अगर ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और फिर k तक जाएगा, तो हमेशा ये वैल्यू लेस देन k तो होगी। तो वर्स्ट केस क्या था, वर्स्ट केस था 0 से k तक जाना। अब उसके बाद आप 1 से k तक चले जाओ, 4 से k तक चले जाओ, 5 से k तक चले जाओ, ये वाला काम तो हमेशा लेस ही होगा। 0 से k वाला काम मैक्सिमम था और उसके हिसाब से हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दी विच इज बिग ऑफ n के बराबर। तो इस पूरे लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ n, और इसको एनालाइज किया हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कि हमने जंप्स देख लिए कि बाहर वाला लूप अपडेट कैसे होता है, अंदर वाला लूप अपडेट कैसे होता है।